हेलो दोस्तों, स्टूडेंट परिवार में मैं ईश्वरी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के एग्ज़ाम में बचे हैं मात्र कुछ ही दिन। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम रिवीजन क्लासेस कंटिन्यू आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। साथियों, उसी के संदर्भ में आज हम लोग पॉलिटी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथियों, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का जनक हम लॉर्ड रिपन को मानते हैं। साथियों, इसके बाद बात करें हम कि इसका जिक्र या किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो वो साथियों अनुच्छेद 40 में है। इसके बाद बात करें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें साथियों, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रभाव में आया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसी योजना थी जो कि इसलिए स्थापित की गई थी, इसलिए इसका स्थापित किया गया था कि हम या गवर्नमेंट ये देख सके कि जो योजनाएं लागू की जा रही हैं वो एक समुदाय विशेष में या एक समुदाय के रूप में कितना उसका विकास हो पाया है, उसी को के मद्देनज़र इस चीज़ को लाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये चीज़ें लागू हुई सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो उसके पश्चात सरकार द्वारा समय समय पर उसके देख रेख के लिए कि हमारे कार्यक्रम प्रोग्राम जो हैं वो कैसे संचालित किए जा रहे हैं, उनके लिए समितियां गठित की गई। तो 1957 में एक समिति प्रकाश में आई जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। साथियों, बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने सिफारिश की कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको त्रिस्तरीय कर देना चाहिए। बलवंत राय मेहता जी द्वारा ये सिफारिश किया गया सरकार को कि जो पंचायती राज व्यवस्था है या स्थानीय स्वशासन जो है उसको त्रिस्तरीय कर दिया जाए। तो त्रिस्तरीय का सुझाव जो था उसमें इन्होंने पहला स्तर जो था वो ग्राम स्तर बनाया, दूसरा स्तर जो था वो पंचायत समिति बनाई और तीसरा स्तर जो था वो जिला परिषद बना। अब साथियों, ये जो सुझाव गवर्नमेंट को इन्होंने दिया, इसे लागू करने की जब बात आई तो सबसे पहले लागू ये जो हुआ वो 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर ध्यान दीजिएगा साथियों, 2 अक्टूबर 1959 में ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई। साथियों, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई, तो ध्यान दीजिएगा ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले ये व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद बात करें तो देखेंगे आप कि अगली समिति जो बनी वो 1977 में बनी। 1977 में बनी और उस समय यहाँ सरकार जो बनी थी वो जनता पार्टी की बनी थी और वहाँ अशोक मेहता समिति में अशोक जी ने जो अपना सुझाव दिया सरकार को, वो पंचायती राज को के 2 स्तर की व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें 2 स्तर जो इन्होंने बताए वो एक था जिला परिषद और दूसरा जो था वो मंडल पंचायत था। इनके कहने का मतलब ये था कि जो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय दिया था, जिसमें ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत था, उसको इन्होंने 1 कर दिया। अर्थात जो 18 या 20 गांव को मिला करके इन्होंने एक मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया। उसके बाद अगर बात करें कि अशोक मेहता समिति को लागू कहाँ किया गया था, क्योंकि 1977 जब लागू करने की बारी आई तो कुछ ही प्रदेशों में लागू हुआ, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार चली गई। बात करें ये लागू कहाँ हुआ, तो ये 3 राज्यों में लागू हुई थी साथियों, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। पूरे भारत में ये 3 राज्यों में लागू हो सकी थी। उसके बाद बात करें हम जीवीके
राव समिति। GVK राव समिति की बात करें तो ये 1985 में प्रकाश में आई। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। GVK जी राव समिति जो थी, इन्होंने सुझाव दिया था 4 स्तरीय पंचायत, और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि जो जिला अधिकारी है, इससे पहले जो स्थितियां थी वो जिला अधिकारी में के अंदर सबसे अधिक शक्तियां निहित कर दी गई थी। तो उसी को लेकर के इन्होंने सरकार से बात की कि जो जिला अधिकारी की शक्तियां हैं उसको विकेंद्रीकृत कर दिया जाए। विकेंद्रीकृत कर दिए जाने से तात्पर्य ये है साथियों कि जो चीज़ें हैं जैसे सेंटर में ही अगर सारी शक्तियां हैं तो उसे विकेंद्रीकृत करने से मतलब ये है कि बिल्कुल उच्च स्तर से लेकर के निचले स्तर तक निचले स्तर तक सब में शक्तियां जो हैं वो विभाजित कर दी जाएं। वही चीज़ें इन्होंने सुझाव दिया कि DM में जो शक्तियां हैं उसे बांट करके कुछ निचले स्तरों पर भी लिया जाए और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मौका दिया जाए। साथियों, इसके बाद बात करें आगे तो देखेंगे आप LM सिंघवी समिति थी। LM सिंघवी समिति की बात करें तो इन्होंने कहा सरकार से कि जो पंचायती राज है ये पूरी तरीके से मर चुका है, पंचायती राज को पुनः जीवित करने का समय आ गया। इन्होंने कहा कि पंचायती राज को पुनः जीवित करने का समय आ गया है, यह मर चुका है। तो इन्होंने भी कुछ अपने सुझाव दिए जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ यहाँ से निकल करके आता है। साथियों, प्रश्न बनता है कि सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किस समिति का आया था? तो ये ध्यान दीजिएगा साथियों कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का जो सुझाव था वो LM सिंघवी समिति का था। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद बात करें न्याय पंचायत की व्यवस्था की, तो इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत की व्यवस्था की जाए तथा अगला जो इनका संबंध था, सुझाव था, वो ये था कि गांव लेवल पर सीधे लोकतंत्र की व्यवस्था कर दी जाए। अर्थात गांव लेवल तक पहुंच करके गांव का में एक स्वतंत्र चुनाव किया जाए और गांव के लोग जो हैं वो डायरेक्ट अपने मुखिया का चुनाव करें और वो मुखिया जो है वो लोकल समस्या को समझेगा और वो लोकल समस्या को समझ करके फिर अपने ऊपर कनेक्ट करके गांव के विकास को अंजाम देगा। साथियों, इसके बाद बात की जाए तो आती है थंगुन समिति। थंगुन समिति में 2 सुझाव दिए, महत्वपूर्ण सुझाव थे। इन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होना चाहिए। थंगुन समिति का सुझाव था कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ग्राम पंचायत समय से पहले विघटित हो जाती, किसी कारणवश ग्राम पंचायत जो है वो विघटित हो जाती है, तो उसमें ध्यान देने की बात ये है कि मान लीजिए कि वो आपकी 5 साल का कार्यकाल है। 5 साल के कार्यकाल में अगर कोई प्रधान जो है वो 2 साल जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती, तत्पश्चात इन्होंने कहा कि जो ये डेथ के बाद एक नए प्रधान के गठन का समय जो होगा वो उसके बीच का अंतराल अधिकतम 6 माह का होना चाहिए। साथियों, ये चीज़ें जो था ये थंगुन समिति के सुझाव पर ये चीज़ें इन्होंने अपना सुझाव को सरकार को दिया था। उसके बाद बात करें आगे तो आप देखेंगे कि थंगुन समिति ने जो बताया वो ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या है। एक महत्वपूर्ण समिति इसके बाद आई जिसे गॉडगिल समिति कहते हैं। ये 1988 में
1988 में प्रकाश में आई थी साथियों। ये समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति थी, क्योंकि इसी गॉडविन समिति के ही सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि गॉडविन समिति ही जो थी, यही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आधार का काम किया था। साथियों, ये सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी कौन सी समिति थी जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का आधार बनी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये गॉडविन समिति थी। साथियों, इसने 3 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि एक गांव स्तर पर रहेगा, दूसरा ब्लॉक स्तर पर रहेगा और तीसरा जिला स्तर पर रहा था। और साथ ही साथ इन्होंने एक और सुझाव दिया था कि आप इन सभी प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। साथियों, ध्यान दीजिएगा कि सारे चुनाव जो होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होंगे। उसके बाद सबसे पहले बात की जाए कि इन पंचायत संगठनों की बात की जाए तो इसमें रिजर्वेशन की बात जब आती है तो वो गाडगिल समिति को ही इसका श्रेय जाता है कि इन्होंने ही गवर्नमेंट को सुझाव दिया था कि एससी एसटी और वुमेन्स, एससी एसटी और महिलाओं के विकास के लिए इनको यहाँ इनकी भागीदारी के लिए भी इन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता है। और सबसे पहले इन्होंने एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात कही थी। उसके बाद साथियों, ये 4-5 समितियां थीं जो कि समय समय पर सरकार को इसके बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और समय समय पर उन्होंने जो सरकारें थीं उन्होंने इस पर अपना काम किया। उसके बाद आता है बात जब गाडगिल समिति की थी तो इसके बाद राजीव गांधी ने इस पर काम किया। राजीव गांधी ने कुछ काम किया, कुछ चीज़ें रह गई। बाद में आप देखेंगे आता है 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1992 की घटना है। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो इसी समय पंचायती राज व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करके कुछ चीज़ें जोड़ी गई। जैसे जो जोड़ा गया वो संविधान के भाग 9 में संशोधन किया गया और संविधान के भाग 9 में संशोधन करके अनुच्छेद 343, ध्यान दीजिएगा साथियों, अनुच्छेद 343 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 343 ओ जोड़ा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे और ये 29 विषय जो थे, अगर बात की जाए कि ये किस अनुच्छेद में है तो ये साथियों ध्यान दीजिएगा, ये 243 जी अनुच्छेद में है, जिसमें ये कहा गया है कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इसके बाद बात किया जाए 73वें संविधान संशोधन की साथियों, तो 73वां संविधान संशोधन में 2 प्रावधान थे। एक कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि अनिवार्य रूप से ही लागू करने थे और कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि ऐच्छिक रूप से लागू करने थे। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे 73वें संविधान संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं साथियों, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे 73वां संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में मुख्य बात की जाए सबसे तो वो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था थी, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का गठन कर दिया गया। अगर बात की जाए साथियों इसमें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है या जो चेयरपर्सन होता है उसका चुनाव डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट चुनाव से मतलब ये है इन द सेंस डायरेक्ट चुनाव, तो डायरेक्ट चुनाव की बात कहें तो
आप देखेंगे कि जैसे जो चेयरपर्सन है उसे लोग डायरेक्ट वोट दे देते हैं, तो वो चेयरपर्सन जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को, इलेक्शन के इस प्रोसेस को हम डायरेक्ट चुनाव कहते हैं। और इनडायरेक्ट चुनाव की बात करें तो जैसे बाकी नीचे जो इसे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बात करें, तो इसके चेयरपर्सन की बात करूँ तो जैसे आप देखते हैं कि क्षेत्र पंचायत की बात करें तो गांव के लोग डायरेक्ट वोट करते हैं बीडीसी को, और बीडीसी एक ऐसे चेयरपर्सन का चुनाव करता है जो कि ब्लॉक का मुखिया होता है। इस चुनाव प्रक्रिया को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद इसी तरीके से जिला पंचायत की भी स्थिति, यहाँ पर भी जिला पंचायत में जिला परिषद सदस्य का चुनाव डायरेक्ट होता है और जिला पंचायत का जो चेयरपर्सन है उसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, जिसको वोटिंग जो होते हैं वो जिला परिषद सदस्य करते हैं। साथियों, इसके बाद आगे बात की जाए SC/ST के रिजर्वेशन की, तो पंचायती राज व्यवस्था में SC/ST रिजर्वेशन की बात की गई। उसके बाद आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। साथियों, आप ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विश्वास कीजिए साथियों, यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न मिलेंगे। साथियों, ये मैटर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी मैटर नहीं समझ में आता कुछ या फिर कुछ और जानने की इच्छा, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि हम कमेंट्स ज़रूर देखते हैं साथियों। उसके बाद बात की जाए कि पंचायती राज व्यवस्था में जो चेयरपर्सन्स हैं या जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। इनका कार्यकाल जो है वो 5 साल का है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन कभी कभी जब पूछ ली जाती है तो चीज़ें अगर कहीं और से कोरिलेट करते हैं तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं हमारी, क्योंकि अगर और जगहों की बात की जाए तो वहाँ अलग अलग एजेज होते हैं। अगर बात की जाए कि ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने की एज क्या है या योग्यता क्या, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ये 21 वर्ष होती है। अगर वहीं आप अन्य चीज़ों की देखेंगे, जैसे विधायक की बात करें तो आप देखेंगे वो 25 साल हो जाती है। आगे राज्यसभा सांसद की बात करें तो वो 30 साल हो जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करें तो ये 35 साल हो जाती है। तो इसलिए यह ध्यान दे दीजिएगा कि ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने की अवधि जो है वो 21 साल होती है। उसके बाद बात करें कि ग्राम पंचायत में चुनाव कराता कौन है। ध्यान दीजिएगा साथियों कि ग्राम पंचायत में चुनाव कराता कौन है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो 2 चुनाव आयोग हैं। एक राज्य चुनाव आयोग होता है जो कि हमारे ग्राम पंचायतों का चुनाव कराता है, और यही ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पंचायतों में जो चुनाव कराया जाता है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। साथियों, ये टॉपिक जो थे ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करें, जैसे मान लीजिए चुनाव आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा, तो अब आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस की भी प्लानिंग करते हैं, वो तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा देंगे। इससे आपकी तैयारी पूरी तरीके से बूस्ट हो जाएगी। साथ ही आप वीडियो देखिएगा, वीडियो आप बार बार रिवीजन करिएगा, आपके जो मैटर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।